विभा तेरी चाची सास का बेटा वैभव कैसा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि सालू की शादी की उससे बात चलाऊं। तेरे ससुराल वाले हैं जैसी वो भी अमीर है, बहुत पैसा है उनके पास। हमारी सालू भी तेरी ही तरह राज करेगी। अपने पापा की बात सुनकर विभा एक बार को तो सुन पड़ गई। फिर से पापा वही कहानी क्यों दोहरा रहे हैं? पापा को कैसे समझाऊं कि अमीर और ऊंचे परिवार में शादी करने से ही लड़की सुख नहीं रहती है। अमीर परिवारों में गरीब घर की लड़की कभी राज नहीं कर सकती है, बल्कि वो नौकरानी बनकर ही रह जाती है, जहाँ रोज उसके स्वाभिमान को कुचला जाता है। विभा की शादी को अभी 2 साल हुए हैं। वो कितनी खुश थी जब राहुल ने उसकी खूबसूरती देखकर शादी का प्रस्ताव भेजा था। दोनों एक रिश्तेदार की शादी में मिले थे। राहुल अमीर परिवार से था और विभा सामान्य परिवार से थी। पापा बैंक में छोटी नौकरी करते थे, वहीं राहुल को घर वालों का अच्छा खासा बिजनेस था। मम्मी और पापा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने अमीर घर से रिश्ता आया है। विभा भी अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी। उसकी सभी सहेलियों और बहनों में सबसे अमीर परिवार राहुल का था। एक दिन राहुल अपने मम्मी पापा को लेकर आने वाला था। परिवार में उसके स्वागत की बड़ी तैयारी की गई। रसोई में एक से बढ़कर एक पकवाने बनाए गए। विभा के घर के आगे एक चमचमाती बड़ी सी कार आकर रुकी थी। मोहल्ले के बच्चों के लिए ये एक अचरज था। वो बार बार इतनी सुंदर कार को छूकर भाग रहे थे और ड्राइवर बच्चों को कार छूने से मना कर रहा था। आज विभा के मम्मी पापा की मोहल्ले में नाक ऊंची हो गई थी। राहुल तो विभा को पसंद करता ही था, पर उसके मम्मी पापा उसका घर देखकर मुंह बना रहे थे, क्योंकि वो आलीशान नहीं था। उन्होंने राहुल को कोने में बुलाया और समझाया कि ये घर और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा, हमारे स्टेटस से जरा भी नहीं मिलती है। वह राहुल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। विभा के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। अब बात तो पक्की हो गई और उन्होंने सगाई करने का फैसला किया। उस रात उसने पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थी। बेटी को बड़े घर में तो दे रहे हैं, पर उनके घर के हिसाब से अच्छा खर्च करना पड़ेगा। वो लोग तो कह गए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा थोड़े ना होता है। हमें भी तो अपना नाक ऊंची रखनी है, वरना बाद में विभा को ताने देंगे कि मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। हम कर तो देंगे, पर फिर भी उन्हें कम ही लगेगा। हम उनके जितना तो नहीं कर पाएंगे। फिर अभी एक बेटी और है, सब कुछ एक पर लगा देंगे तो बाकी के लिए क्या रखेंगे। मम्मी ने भी समझाया। सगाई वाला दिन भी आ गया। विभा के लिए डायमंड के 4 सेट, 2 सोने के सेट, महंगी साड़ियाँ और ब्रांडेड मैचिंग पर्स, सूखे मेवे, ये सब खरीदा गया। घर वाले काफ़ी कुछ अपने बहू के लिए लाए थे। विभा की ओर से राहुल को सोने की अंगूठी पहनाई गई और उसके घर वालों को कपड़े पहनाए गए। सगाई में इतना सुंदर, महंगा और ढेर सारा सामान देखकर विभा काफ़ी खुश नजर आ रही थी। राहुल के साथ वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली थी। ये सोचकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। सगाई से शादी के बीच 2 महीने का अंतर था। राहुल बार बार विभा को मिलने के लिए बुलाता था और उसकी हर मुलाकात में प्यार के बाद नसीहत होती थी। विभा कितनी भी अच्छे से तैयार होकर जाती, यह कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन कर जाती,
राहुल कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देता था। लिपस्टिक का शेड सही नहीं है, उसके साथ हाई हील क्यों नहीं पहनी? यह हेयर स्टाइल थोड़ा सा पुराना लग रहा है। अब तो तुम डायमंड पहनने की आदत डाल लो। विभा, तुम अब मेरी होने वाली पत्नी हो। तुम्हें मेरे हिसाब से और मेरे घर के स्टेटस के हिसाब से रहना होगा। समाज में हमारा अच्छा खासा नाम जो है। विभा राहुल की हर बात में हाँ भरती थी, चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती थी और उसका मन खिन्न हो जाता था। अब शादी का समय नजदीक आ रहा था। उसे शादी का लहंगा पसंद कराने बुलाया। विभा ने एक लहंगा पसंद कर लिया तो उसकी सास और ननद हंसने लगी। विभा इतना सस्ता और इतना हल्का लहंगा पसंद की? ये बात सुनकर विभा के चेहरे की रौनक गायब हो गई। उसके पापा ने शादी में उसकी हैसियत से बढ़कर ही खर्च किया, पर वो अपने से ऊंचे बेटी के ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाए। विभा ससुराल पहुंची, वहां उसके भव्य स्वागत हुआ। शादी के बाद वो हनीमून के लिए विदेश गई। फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी और विदेश घूमने चली गई। उसके मायके वालों यही मानकर चल रहे थे कि उनकी बड़ी बेटी के तो भाग ही खुल गए। हनीमून पर भी राहुल ने उसे कई बार तैयार होने के बाद झिड़का था। वह चाहता था कि वो उसके इशारों पर बस कठपुतली बनकर नाचती रहे। विभा को तो बुरा लगता है, इससे उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इससे ससुराल वालों को कोई मतलब नहीं था। उसने ससुराल में आकर सबको हर तरह से बहुत खुश रखने की कोशिश की, पर हर बार हर बात पर उसके मायके वालों को ताना दिया करता था। एक दिन वो खाना बना रही थी तो उसकी सास ने टोक दिया। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। मेरे घर में घी और सूखे मेवे की कोई कमी नहीं है। सबको अच्छे से रोटी चुपड़ कर दिया करो। और यहाँ अधिकतर सब्जी घी में ही बनती है, तो तुम ज्यादा मत सोचा करो। कभी दूध दही पर टोक देती थी। ये क्या बहू, गिलास दूध से पूरा तो भरो। तुम्हारे मायके वालों की तरह कम दूध पीने की हमें आदत नहीं है। उसके मायके से त्योहार पर कोई भी मिठाई आती थी तो वो मिठाई सीधे ड्राइवर या मालिक को दे देती थी। हमारे यहाँ पर इतनी हल्की सी मिठाई कोई नहीं खाता। और हाँ, ये तेरे मायके वाले हर त्योहार पर इतने हल्के कपड़े क्यों भेज देते हैं? हमें तो घर के नौकरों को देने में भी शर्म आती है। विभा हर बार अपमान के टूट पी लेती थी और इन बातों पर राहुल की चुप्पी उसे और भी तोड़ देती थी। एक बार उसको सबके साथ शादी में जाना था तो उसने अपने मायके से मिली। लाल साड़ी पहन ली थी तो उसकी सास गुस्सा हो गई। ये क्या गंवार साड़ी पहन ली? हमने इतनी महंगी साड़ियाँ दी थी, वो क्यों नहीं पहनी? हमारे साथ जा रही हो तो हमारे जैसा ही पहनना करो। वो कुछ कह नहीं पाती थी। अमीर लोगों की अमीरी देखकर अब उसे खौफ होने लगी थी। कोई बात पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझा जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना और बेवजह तुलना करना ठीक तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके मायके में शादी थी तो उसने सास से पहनने के लिए गहने मांगे ताकि वो पहन सके, पर सास ने उसे केवल सोने का एक सेट दिया तो उसका चेहरा उतर गया। अब ऐसे क्या देख रही है? अरे डायमंड के सेट तो नहीं दूंगी। तेरे मायके में तो किसी के पास डायमंड की अंगूठी भी नहीं होगी। विभा रोज रोज किसी न किसी बात पर अपमानित होती थी। उसे लगता था कि राहुल शौकीन था, उसमें पसंद आ गई।
और मुझे लाकर उसने सोने के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती थी। अपने दुख वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसके मम्मी पापा अमीर घर में शादी करके खुश थे। उन्हें लगता था पैसा होगा तो उनकी बेटी सारे सुख खरीद लेगी, पर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे 2 साल निकल गए और उसको अब इन सब की आदत हो गई थी। उसकी छोटी बहन भी अब शादी के लायक हो गई थी। पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन भी उसकी तरह सोने के पिंजरे में बंद हो जाए। पापा मैं शाम को घर आती हूँ, ये कहकर उसने फोन रख दिया। शाम को सास ससुर क्लब हाउस गए थे और राहुल फैक्ट्री गया हुआ था, तो वो भी मायके चली गई। उसे उसकी मम्मी ने गले लगा लिया और छोटी बहन सालू भी आकर उससे लिपट गई। पापा मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप सालू की शादी मेरे देवर से मत कीजिए। चाची जी भी हमारे तरह ऊंचे खानदान की है। हाँ, ये तो अच्छा है। वो भी तो ऊंचे खानदान की है। सालू भी तेरी तरह अपने घर में खुशी रहेगी। जरूरी नहीं है। अमीर घरों में गरीब घर की बेटी सुखी नहीं रहती है पापा। आप सालू के लिए उसकी बराबरी का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें, जिसे कोई भी बुरी लत ना हो, जो हमारी सालू को प्यार और सम्मान से रखे, जो सालू की कद्र करे, जो भले ही ज्यादा अमीर ना हो पर उतना तो कमाए कि जिससे उसकी बेटी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बनी रह सके। पापा बेटी को सुख पैसों से नहीं मिलता है, बेटी को सुख पति के प्यार से मिलता है, जो उसे वैसे ही स्वीकारे जैसी वो भी है, उसे बदलने की कोशिश ना करे। बेटी को उसके ससुराल में पूरा सामान मिले, बात बात पर उसके मायके वालों की गरीबी का ताना ना मिले। बेटी बड़े घर वालों के घर में ही नहीं, बड़े दिल वालों के घर में खुश रहती है। पैसे वालों को बेटी देने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए। बेटी तो खुद ही इतनी अनमोल होती है कि उसकी खुशियों को पैसों से कभी मत तोलिए। विभा की बातें सुन के मम्मी पापा को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि विभा फोन पर हमेशा कहती थी कि वो बहुत खुशी है और आज जो अपनी ही छोटी बहन की शादी अपने चचेरे देवर से नहीं करवाना चाहती है। मम्मी मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया, क्योंकि आपने इतने मन से मेरी शादी की थी। आपने मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च किया था ताकि आप मेरे ससुराल वालों को खुश रख सके, पर ये पैसे वालों की भूख कभी नहीं मिटती। मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी छोटी बहन के साथ नहीं होने दूंगी। इन 2 सालों में मैं ये समझ नहीं पाई कि अमीर पैसे वालों की बहू बनकर मुझे क्या मिला है। रोज ही तिरस्कार और उपेक्षित रही, मायके वालों के लिए ताने सुनती रही। मेरी हर बात को उन्होंने पैसों से तोला। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस घर की बहू हूँ। असली सुख महंगी साड़ियों, डायमंड के ज्वेलर, ब्रांडेड कपड़ों से नहीं मिलता है। उसने अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा और बहन को बताई तो सबकी आंखें भर आई थी। आखिर उनकी बेटी को क्या क्या ना सहना पड़ा। सब मेरी ही गलती थी। मैंने सोचा था मेरी बेटी उन पैसों वालों के घर में राज करेगी, पर उन्होंने तो मेरी बेटी को जरा भी इज्जत और प्यार ना दिया। 2 सालों से ये न जाने क्या क्या सहती आ रही है और हमें दुख ना पहुंचे इसीलिए कुछ बताया भी नहीं। विभा के पापा ने खुद को
कोसा। विभा सिसकते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, जो मेरे साथ हुआ वो हो गया, पर सालू की शादी अपने ही बराबरी वाले घर में करना। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर लड़का अच्छा कमाए और संस्कार बना हो तो गरीब घर में ही शादी करने से हिचकिचाना मत। कम से कम वहाँ अपने सालू को प्यार और सम्मान मिलेगा। पैसे वाले अपने से छोटे घर से आई लड़की को सम्मान नहीं देती, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अपने से छोटे घर से आई लड़की को दबा कर रखते हैं और गरीब लोग अपने से बड़े घर लड़की को सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि सालू अभी बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हुई है, इसे 1-2 साल का समय दीजिए, ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर ये अपने लायक अपनी बराबरी का लड़का ढूंढ लेगी तो और भी ज्यादा सुखी रहेगी। विभा के मम्मी पापा को उसकी बात सच लगी। उन्होंने फिलहाल सालू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए समय देने का फैसला किया। आज विभा जब मायके से रवाना हुई तो उसका दिल हल्का हो गया था। 2 सालों का बोझ जो मन पर था वो उतर गया था।